हो सकता है कि आप अभी आलसी महसूस कर रहे हों। आप शायद मन ही मन चाह रहे होंगे कि काश मंडे की सुबह कभी ना आए और हमेशा वीकेंड ही चलता जाए। क्या आपको अपने जॉब पर जाने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है? क्या आप अपने पैशन, अपने जुनून को आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जॉब आपके लिए नहीं है और आपको अपने काम में कोई भी चैलेंजिंग टास्क करने को नहीं मिल रहा है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये समरी आपकी हेल्प करेगी। यहाँ आप सीखेंगे कि कैसे आप एक एक्सीलेंट परफॉर्मर बन सकते हैं। आप ये भी सीखेंगे कि पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे बनाया जाए, एक बेहतरीन टीम कैसे बनाई जाए और हर दिन प्रोडक्टिव कैसे बने। तो अब बोरियत, आलस और मीडियोकर फील होना बंद होने वाला है। व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स? बहुत से लोगों को लगता है कि वे अपनी स्ट्रेंथ्स यानी अपनी ताकत को पहचानते हैं, लेकिन वे अक्सर गलत होते हैं। लोग अपनी कमज़ोरियों के बारे में भी अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन वे इसमें भी ज़्यादातर गलत होते हैं। एक इंसान के पास सिर्फ एक बड़ी ताकत हो सकती है और हम अपनी कमज़ोरियों के दम पर काम नहीं कर सकते। पुराने ज़माने में लोगों को ये जानने की ज़रूरत नहीं होती थी कि उनकी ताकत क्या है। एक शख्स एक प्रोफेशन लेकर ही पैदा होता था, जैसे कि किसान का बेटा किसान ही होता था, कारीगर की बेटी किसी कारीगर की पत्नी बन जाती थी। लेकिन अब हमारे वक्त में हमारे पास कई ऑप्शन हैं। हम कौन सी फील्ड में जाएंगे, इसे समझने के लिए हमें अपनी ताकत तलाशनी पड़ती है। ऑथर पीटर हमें हमारी ताकत पहचानने का एक इफ़ेक्टिव तरीका बता रहे हैं। यह है फीडबैक एनालिसिस का तरीका। जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट स्टेप उठाते हैं या कोई भी ज़रूरी फैसला करते हैं, तो अपनी उम्मीदों की लिस्ट बना लीजिए। 9 या 12 महीने बाद आपके करियर का क्या होगा, आपकी क्या उम्मीद है, इसे लेकर उसे लिखिए। क्या आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे या आपको फिर से कोशिश करने की ज़रूरत पड़ेगी? ये टेक्निक ऑथर के लिए सालों से काम कर रही है। फीडबैक एनालिसिस कोई नया तरीका नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में एक जर्मन धर्मशास्त्री ने की थी। बाद में लगभग 150 साल बाद इसे फिर से लोयोला के जॉन कैल्विन और इग्नेशियस ने खोजा था। दोनों ने अपने फॉलोअर्स को ये तरीका सिखाया था। ये इतना असरदार तरीका था कि कैल्विनिस्ट मूवमेंट और जेजुइट ऑर्डर 30 सालों के अंदर पूरे यूरोप में फैल गया। इन इंस्टीट्यूशंस की शुरुआत जॉन कैल्विन और सेंट इग्नेशियस ने की थी। फीडबैक एनालिसिस आपको अपनी ताकत को पहचानने में हेल्प करता है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये आपकी कमज़ोरियों को भी सामने लाएगा। अपना फीडबैक एनालिसिस करने के बाद आपको 3 काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले अपनी ताकत पर फोकस कीजिए। खुद को उस जॉब, बिजनेस या करियर में लगाइए जहां आपकी ताकत बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। दूसरा, अपनी ताकत में इम्प्रूवमेंट कीजिए। देखिए कि आपको कहाँ ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और अपने स्किल, अपने हुनर को तराशते रहिए। कुछ ऐसे गैप हो सकते हैं जिन पर आपको काम करने की ज़रूरत पड़े। तीसरा, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस से बचिए। ये वो घमंड है जो आपको नई चीज़ें सीखने से रोकता है। एग्जाम्पल के लिए प्रोफेशनल इंजीनियर्स कहते हैं कि उन्हें लोगों के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये सीखने की ज़रूरत नहीं है, और एचआर एम्प्लॉयज़ मानते हैं कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटेलेक्चुअल एरोगेंस आपके दिमाग को नई नॉलेज हासिल करने से रोक देता है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी इंटेलेक्चुअल एरोगेंस है, तो आपको इसे दूर करना होगा। फीडबैक एनालिसिस से आप क्या पता लगा सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। ये आपकी बुरी आदत बता सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एक प्लानर है जिसे पता चलता है कि उसकी अच्छी से अच्छी प्लानिंग ही फेल हो जाती है क्योंकि वो अपने प्लान्स पर काम नहीं करता। उसने सीखा कि प्लान बनाने से काम खत्म नहीं होता। प्लानर को एहसास होता है कि उसे अपने प्लान को पूरा करने में हेल्प करने के लिए लोगों की तलाश करनी चाहिए। उसे अपने प्लान को एक्शन में बदलना होगा और इसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से आगे बढ़ाना होगा। आप किस तरह अपना काम करते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप हमेशा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकें। अगर आप ये नहीं जानते कि आप किस तरह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस लो क्वालिटी का होगा। एक इंसान किस तरह अपना परफॉर्मेंस देता है, ये बहुत ही अनोखा है। ये हर शख्स की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है। इस चैप्टर में हम 2 सवालों पर ध्यान देंगे। पहला, क्या आप सुनने वालों में से हैं, यानी लिसनर, या पढ़ने वालों में से, यानी रीडर। दूसरा, आप किसी भी बात को कैसे सीखते हैं, लिखकर, पढ़कर, सुनकर या बोलकर। आइए इनके बारे में और जानते हैं। आप सुनकर सीखते हैं या पढ़कर? ड्वाइट आइजनहावर यूरोप के एलाइड फोर्सेस के सबसे बड़े कमांडर थे। प्रेस उन्हें बहुत पसंद करती थी। सभी को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमेशा इंतजार रहता था।
उनसे पूछे गए हर सवाल का वे कॉन्फिडेंस से जवाब देते थे। वो किसी भी पॉलिसी को एक्सप्लेन करने और किसी भी सिचुएशन के बारे में बताने के लिए 1 या 2 क्लियर लाइनों में अपना जवाब देने में माहिर थे। लेकिन 10 साल बाद जब आइजनहावर प्रेसिडेंट बने तो उन्हीं जर्नलिस्टों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। आइजनहावर अब सवालों का जवाब नहीं देते थे। इसके बजाय जब उनसे कुछ पूछा जाता तो वे दूसरे ही मुद्दों पर बात करते थे। उनके स्टेटमेंट में भी बहुत सारी ग्रामर की गलतियां होती थीं। प्रॉब्लम ये थी कि आइजनहावर को ये नहीं पता था कि वो पढ़कर सीखने वालों में से हैं, ना कि सुनकर सीखने वालों में। जब वे कमांडर थे तो कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 30 मिनट पहले उन्हें प्रेस के सवाल दिखाए जाते थे। वो उन सवालों को पढ़कर उनका एनालिसिस कर लेते थे। जब वे प्रेसिडेंट बने तो आइजनहावर ने ऐसा करना बंद कर दिया। वे वही कर रहे थे जो पिछले 2 प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और हैरी ट्रूमन ने किया था। वे सिर्फ प्रेस के सवालों को सुनते थे, लेकिन रूजवेल्ट और ट्रूमन सुनने वालों में से थे और आइजनहावर उनसे अलग थे। इसलिए आइजनहावर नाकाम रहे और प्रेसिडेंट के तौर पर लो परफॉर्मेंस दे पाए। अब हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। आप किसी बात को कैसे सीखते हैं? कई नामी गिरामी राइटर्स में अपने स्कूल में खराब परफॉर्म किया है। उनमें से एक थे विंस्टन चर्चिल। उन्होंने अपनी पढ़ाई को बोरियत और टॉर्चर से भरा हुआ कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि राइटर पढ़ने या सुनने से नहीं बल्कि वे लिख कर सीखते हैं, और इसलिए बड़े से बड़े राइटर अक्सर कम मार्क्स लाते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी सोच पर चलता है कि बच्चे इसी तरह सीखते हैं। सभी स्टूडेंट्स को घंटों बैठकर टीचर्स की बात सुननी पड़ती है, लेकिन बीथोवन जैसे जीनियस भी ऐसे माहौल से बच नहीं सके। बीथोवन जैसे महान कंपोजर ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे स्केचबुक लिखे। उन्होंने कहा कि अगर वे अपने दिमाग में बने हुए नोट्स को नहीं लिखते हैं तो वो उन्हें भूल जाते हैं। उन्हें सभी नोट्स को लिखने की ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह वे उन्हें याद रखते थे और उन्हें कभी उन नोट्स को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आइए एक मॉडर्न एग्जाम्पल लेते हैं। एक सीईओ हैं जिन्होंने अपने फैमिली बिजनेस को इंडस्ट्री की टॉप कंपनी में बदल दिया था। ये सीईओ टॉकिंग यानी बात करके सीखते थे। उनके पास एक स्टाफ था जिससे वो हफ्ते में 1 बार मिलते थे। ये स्टाफ 2 से 3 घंटे उनकी बात सुनता था। सीईओ को बात करने के लिए सिर्फ ऑडियंस की ज़रूरत पड़ती थी। इस तरह वो खुद की बात सुन पाते थे और सीखते थे। भले ही उनका स्टाफ कोई कमेंट ना करे या सवाल ना पूछे, सीईओ के लिए ऑडियंस का होना ही काफ़ी था। व्हाट आर माय वैल्यूज़? अपने आप को मैनेज करने के लिए आपको खुद से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। मेरे वैल्यूज़ क्या हैं? इस सवाल का जवाब पाने में जो टेक्निक काम आएगी वो है मिरर टेस्ट टेक्निक। एक बार एक एम्बेसडर थे जिन्हें देखकर लगता था कि ये बहुत आगे तक जाएंगे। वो एक इज्जतदार डिप्लोमैट थे और उन्हें फॉरेन मिनिस्टर या फेडरल चांसलर के तौर पर प्रमोट किए जाने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन कुछ सालों में उस एम्बेसडर ने अपने पोजीशन से रिज़ाइन करने का फैसला लिया। उस एम्बेसडर को किंग एडवर्ड 7 के लिए डिनर होस्ट करना था। उस किंग को औरतों का शौकीन माना जाता था और वो चाहता था कि डिनर में कई सारी औरतें शामिल हों ताकि वो उनके साथ वक्त बिता सके। इसी वजह से एम्बेसडर ने रिज़ाइन किया था। उन्होंने कहा, मैं सुबह जब दाढ़ी बनाने जाऊंगा तो आईने में एक दलाल को नहीं देखना चाहता। अब आपको भी खुद को आईने में देखने का वक्त आ गया है। कल सुबह आप किस तरह के इंसान को आईने में देखना चाहते हैं? इंसानों के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने वैल्यूज़ होते हैं। अगर कोई शख्स किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है जिसके वैल्यूज़ उससे अलग हैं, तो वो एम्प्लॉय परेशान रहेगा और उसका परफॉर्मेंस भी लो होगा। एक सक्सेसफुल एचआर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल लीजिए। उसकी फर्म को एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया था। इस एग्जीक्यूटिव को प्रमोशन मिला था और उसे बड़े बड़े पोस्ट के लिए लोगों को चुनने का काम दिया गया था। एग्जीक्यूटिव का मानना था कि उन्हें पहले कंपनी के अंदर से ही ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जो उस पोजीशन के लिए सबसे ज़्यादा लायक हो। उन्हें तभी बाहर के लोगों को ढूंढना चाहिए जब कोई ऑप्शन बचा ना हो। लेकिन बड़ी कंपनी का मानना था कि एग्जीक्यूटिव को पहले बाहर देखना चाहिए ताकि वे नए लोगों को कंपनी में ला सकें। नए लोग कंपनी में नए नज़रिए लेकर आएंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि एचआर एग्जीक्यूटिव और उसके नए बॉस के वैल्यूज़ एक जैसे नहीं हैं। एचआर एग्जीक्यूटिव से एक ऐसा काम करने की उम्मीद की गई जो उसकी सोच से मैच नहीं करती थी। कुछ सालों बाद उस एचआर एग्जीक्यूटिव ने कंपनी से रिज़ाइन करने का फैसला किया। वो अलग वैल्यूज़ वाले ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं करना चाहता था। दूसरा एग्जाम्पल है,
एक चर्च था जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स जोड़ना चाहता था। एक और चर्च था जो अपने फॉलोअर्स के स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करना चाहता था। पहले चर्च में ज़्यादा मेंबर थे, उसमें हर संडे नए मेंबर्स आया करते थे। लेकिन दूसरा चर्च अपने पुराने मेंबर्स को बरकरार रख पाता था, क्योंकि उसके हर मेंबर का चर्च के साथ मजबूत रिश्ता बन गया था। कई साल पहले पीटर को भी अपने वैल्यूज़ और अपने करियर के बीच चूज़ करना पड़ा था। वो लंदन में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर काम कर रहे थे और बहुत पैसा कमा रहे थे। वो जो भी करते थे उसमें वे बहुत ही अच्छे थे। लेकिन पीटर को ये नहीं लगा कि वो एक एसेट मैनेजर के तौर पर कोई इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वो लोगों और रिश्तों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते थे। अगर कब्रिस्तान में आम लोगों के साथ सबसे अमीर आदमी की भी कब्र है, तो क्या उससे कोई फ़र्क पड़ता है? जब डिप्रेशन का दौर था तब पीटर के पास पैसे नहीं थे और उनके पास नई जॉब पाने का कोई चांस भी नहीं था। फिर भी पीटर ने अपनी जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो अपने वैल्यूज़ के लिए काम करना चाहते थे। Where do I belong? क्या आप भी सोचते हैं कि आपको कौन सा करियर चुनना चाहिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप किस जॉब में कामयाब होंगे? क्या आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप गलत फील्ड में हैं? क्या आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं? म्यूजिशियन, शेफ और मैथमेटिशियन अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, इस बारे में वे जल्दी पता लगा लेते हैं। वे 5 साल की उम्र में ही म्यूजिशियन, शेफ और मैथमेटिशियन बन जाते हैं। डॉक्टर अपने टीनेज या उससे भी पहले तय कर लेते हैं कि वे बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। यहाँ तक कि जब वे 20-25 साल के भी हो जाते हैं, तब भी उन्हें नहीं मालूम होता कि वे अपनी लाइफ में कहाँ खड़े हैं। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं, तो अब तक आपको इतना तो जान गए होंगे कि आपकी ताकत क्या है। आप पढ़कर सीखने वालों में से हैं या लिखकर सीखने वालों में से, ये भी आप जान गए हैं। आपके लिए सीखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है और आपके वैल्यूज़ क्या हैं? इन सवालों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इन सवालों के जवाब आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपकी असली जगह कहाँ है। इसे आसान बनाने के लिए आप खुद से ये भी पूछ सकते हैं कि आपकी असली जगह कहाँ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, एक शख्स जो जानता है कि वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसे वहाँ किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। उसे छोटी फर्म में काम ढूंढना चाहिए। दूसरे एग्जाम्पल में एक ऐसा शख्स है जो फॉलोअर है और फैसले नहीं कर पाता है। इस शख्स को फैसले लेने वाले पोस्ट में काम नहीं करना चाहिए। जब किसी को पता होता है कि उसकी असली ताकत और जगह कहाँ है, तो वो किसी काम को तभी कह सकता है, हाँ, मैं इस काम को करूँगा, लेकिन मैं इसे इस तरह से करूँगा। मैं इस तरह का रिजल्ट दे पाऊँगा और आप मुझसे ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यही मैं हूँ। जब कोई अपनी ताकत, अपने वैल्यूज़ और परफॉर्मेंस देने के बेस्ट तरीकों को जान जाता है, तो वो अपने काम में सक्सेसफुल होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो ये जानना कि आपकी असली जगह कहाँ है, आपको एक हाई परफॉर्मर में बदल सकता है। मुझे क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहिए? पुराने ज़माने में लोगों को खुद से ये सवाल नहीं पूछना पड़ता था, मुझे क्या कंट्रीब्यूशन यानी योगदान देना चाहिए। उन्हें बताया जाता था कि उन्हें क्या करना है और उन्हें उनका काम दे दिया जाता था। उन्हें किसान या कारीगर, मालिक या मालकिन बनने को कहा जाता था। लेकिन 1960s के दशक के आखिर में लोगों ने ये सुनने से इनकार कर दिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। यंग मर्द और औरतें अपने हिसाब से काम करने लगे। वो खुद ही ढूंढने लगे कि वे क्या करना चाहते थे। मुझे क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, ये जानने के लिए यहाँ 3 गाइड सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सिचुएशन की डिमांड क्या है। दूसरा, अपनी ताकत, वैल्यूज़ और परफॉर्म करने के तरीके के बेसिस पर जानिए कि आप अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। तीसरा, आपको ये जवाब देना होगा कि कौन से रिजल्ट से फर्क पड़ेगा। आइए एक नए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जाम्पल लेते हैं। एक बड़ा और फेमस हॉस्पिटल था, लेकिन पिछले 30 सालों से इसका नाम नीचे गिरता जा रहा था। तो नए एडमिनिस्ट्रेटर ने फैसला लिया कि उसका कंट्रीब्यूशन ये होगा कि उसे अगले 2 सालों में हॉस्पिटल के एक इम्पॉर्टेंट फील्ड को बदलना है। इसके लिए उसने इमरजेंसी वार्ड को चुना, जो अब बेकार और इनइफेक्टिव होता जा रहा था। उसका गोल ये था कि इस वार्ड में आने वाले हर पेशेंट को 60 सेकंड के अंदर नर्स चेक करे। एडमिनिस्ट्रेटर और उनकी टीम ने इस पर काफ़ी मेहनत की। 1 साल के अंदर ही उस हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड पूरी अमेरिका की सभी हॉस्पिटल्स के लिए एक रोल मॉडल बन गया। अगले 2 सालों में उस हॉस्पिटल के दूसरे डिपार्टमेंट में भी पॉजिटिव बदलाव आए।
जैसा कि इस एग्जाम्पल ने दिखाया, छोटे छोटे इंटरवल के लिए प्लान बनाना इफ़ेक्टिव होता है, ना कि बहुत लंबे वक्त के लिए प्लान बनाना। प्लान को अगले 18 महीनों और उससे कम वक्त के लिए बनाना चाहिए और ये प्लान क्लियर भी होना चाहिए। रिजल्ट आपकी पहुंच के अंदर होना चाहिए और इस रिजल्ट का कोई मतलब निकलना चाहिए। रिजल्ट ऐसा हो कि ये दिखाई दे और नापा जा सके। यहाँ से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, साथ ही कौन से गोल सेट करने हैं और कितना वक्त लगाना है, आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिलेशनशिप्स। अपने करियर में हम दूसरे लोगों के साथ काम करने से बच नहीं सकते, फिर चाहे वो एम्प्लॉई हो, एंटरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो या कोई और। इसलिए अपने आप को मैनेज करने में अपने रिश्तों की जिम्मेदारी लेना भी शामिल है। इसके 2 पार्ट हैं। पहला है, आपको ये मानने की ज़रूरत है कि दूसरे लोग भी आप ही की तरह हैं, उनके पास भी उनकी अपनी ताकत, वैल्यूज़ और काम करने का तरीका होता है। एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने साथ काम करने वालों की ताकत, वैल्यूज़ और परफॉर्मेंस टाइप को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत आसान लग सकता है, लेकिन अक्सर इसे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। उस एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लीजिए जिसे हर मंडे को अपने बॉस के लिए रिपोर्ट लिखना होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था क्योंकि उसका बॉस उन लोगों में से था जो पढ़कर चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लेता था। लेकिन एक वक्त आया जब एक नए बॉस ने उसकी जगह ले ली। इस एम्प्लॉय ने नए बॉस को रिपोर्ट भेजने का काम जारी रखा, लेकिन नया बॉस सुनने वालों में से था, ना कि पढ़ने वालों में से। क्योंकि इस एम्प्लॉय ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि नया बॉस लिसनर है या रीडर, तो ये एक प्रॉब्लम बन गई थी। नए बॉस को लगने लगा कि एम्प्लॉय आलसी और नक्कारा है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि बॉस सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन नहीं है। बॉस असली लोग होते हैं। वे ऐसे लोग होते हैं जिनकी अपनी ताकत, कमजोरियां, वैल्यूज़ और परफॉर्म करने का तरीका होता है। इसलिए अपने बॉस को जानना एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी होती है और एम्प्लॉय का काम है कि वो खुद में ज़रूरी बदलाव लाए और अपने माहौल के मुताबिक खुद को ढाल ले। ये बात आपकी कलीग्स पर भी लागू होती है। टीम के हर मेंबर को अपने तरीके से काम करने का हक है। टीम के हर मेंबर को उनकी ताकत और वैल्यूज़ के हिसाब से काम दिया जाना चाहिए ताकि टीम असरदार तरीके से काम कर सके। अब रिलेशनशिप की जिम्मेदारी के दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं। यह है कम्युनिकेशन। बॉस और टीम मेंबर्स को पहले ही बता देना चाहिए कि उनकी ताकत और वैल्यूज़ क्या हैं, ताकि बाद में कोई टकराव ना हो। इन पर शुरुआत में ही बात हो जानी चाहिए ताकि काम बिना रुकावट के चल सके। इससे टीम मेंबर्स के बीच अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप भी बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट को लीजिए जो पहले सेल्स डिपार्टमेंट में थे। नए मार्केटिंग वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और सेल्स दोनों के बारे में सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट्स जैसे एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग और प्राइसिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इसलिए दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को नए मार्केटिंग वीपी को सिखाना चाहिए कि वो क्या करते हैं और कैसे रिजल्ट की उम्मीद रखते हैं। इस बीच नए मार्केटिंग वीपी की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने से नीचे काम करने वालों को अपने गोल के बारे में बताएं कि वो अपना काम कैसे करते हैं और साथ ही वो खुद से क्या उम्मीद रखते हैं, टीम से क्या उम्मीद रखते हैं, वो ये भी बताएं। द सेकेंड हाफ ऑफ योर लाइफ। आपने शायद मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में सुना होगा। अक्सर देखा गया है कि ऐसा उन बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स के साथ होता है जो अपने करियर के टॉप पर हैं। वे लगभग 45 साल की उम्र के होते हैं और कामयाब और इज्जतदार होते हैं। उन्हें जो कुछ सीखना था वो सीख चुके होते हैं और अपने काम में महारत हासिल कर चुके होते हैं। ये एग्जीक्यूटिव्स 20 सालों से यही काम करते आए हैं और उन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। अब उनके जॉब में कोई भी चैलेंज नहीं बचा है, लेकिन फिर भी उनसे आगे के 25 सालों तक इसी तरह काम करने की उम्मीद की जाती है। ये एग्जीक्यूटिव्स मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं और उनके रिटायर होने में काफ़ी साल अभी बाकी हैं। तो इसका सल्यूशन क्या है? अगर आप भी 40 की उम्र के एग्जीक्यूटिव हैं तो आप सेकंड करियर शुरू कर सकते हैं। इसे करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले आप वाकई में एक नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। आप एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे टाइप में जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप एक बड़े कॉर्पोरेशन में डिविजनल कंट्रोलर हैं। आप यहां से रिजाइन कर किसी बड़े हॉस्पिटल में कंट्रोलर बन सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप एक पूरी तरह से अलग लाइन से भी शुरुआत कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आप 45 साल की उम्र में चर्च के फादर या मंत्री बनने का फैसला कर सकते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में एक मिड लेवल का मैनेजर है जो 20 सालों के बाद कॉर्पोरेट दुनिया को छोड़ देता है। वो लॉ स्कूल जाने और एक छोटे से शहर में वकील बनने का फैसला करता है।
अपनी लाइफ के दूसरे पार्ट को गुजारने का एक और तरीका है एक पैरेलल करियर बनाना। इसका मतलब है कि आप अपना मेन जॉब नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उसके साथ साथ दूसरा काम भी करेंगे। आप अपने दूसरे पैरेलल करियर के लिए कुछ एक्स्ट्रा घंटे काम करेंगे। आप अब भी अपनी पहली जॉब में फुल टाइम या पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। आप कंसल्टेंट के तौर पर भी वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आप कुछ और कर सकते हैं, जैसे कि एक NGO में लीडर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप गर्ल स्काउट काउंसिल के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आप पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन भी हो सकते हैं, या फिर आप लोकल स्कूल में बोर्ड के मेंबर हो सकते हैं। आप औरतों के आश्रम में लीडर या लोकल चर्च में एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस को ठीक करने का तीसरा तरीका सोशल एंटरप्रेन्योर बनना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी पहली जॉब छोड़ना चाहते हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए बॉब बुफोर्ड को लीजिए। वो एक कामयाब टेलीविजन कंपनी के मालिक हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की जो विद्रोह करने चर्चेस की हेल्प करता है। बॉब ने एक और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू की जो उनके जैसे दूसरे सोशल एंटरप्रेन्योर्स को उनके बिजनेस और उनके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे एक सेकंड करियर, एक पैरेलल करियर या एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनने से आपको खुद को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। अपने पुराने जॉब में फंसने से बेहतर है अपने लिए किसी दूसरे काम में अच्छा करने और कामयाब होने का मौका ढूंढना। ये आपको आम शख्स बनने से बचाता है। जब आप बूढ़े भी हो जाएंगे, ये तब भी आपको प्रोडक्टिव बनाए रखता है। कंक्लूजन। तो सबसे पहले आपने अपनी ताकत जानने के इम्पोर्टेंस के बारे में सीखा। आपको एक ऐसा जॉब ढूंढना चाहिए जो आपकी ताकत के साथ मैच करता हो और इसे और भी इम्प्रूव करता हो। अपने दिमाग को हमेशा नई नॉलेज हासिल करने के लिए खुला रखिए। दूसरा, आपने सीखा कि आपके लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं। आप सुनकर सीखने वालों में से हैं यानी लिसनर हैं, या पढ़कर सीखने वालों में से यानी रीडर हैं। क्या आप लिखकर, पढ़कर, सुनकर या बोलकर सीखते हैं? इनके बारे में जानकर आप लगातार अच्छा परफॉर्म दे पाएंगे। तीसरा, आपने सीखा कि लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के ही अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं। आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेसफुल होंगे जिनके वैल्यूज़ आपके वैल्यूज़ के जैसे होंगे। चौथा, आपने सीखा कि आपकी ताकत, वैल्यूज़ और परफॉर्म करने का तरीका आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपकी असली जगह कहाँ है, यानी ऐसा कौन सा जॉब या करियर है जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। पांचवा, आपने सीखा कि आपको क्या कंट्रीब्यूट करना है। इस बात को डिसाइड करते हुए आपको शॉर्ट टर्म का प्लान बनाना चाहिए, यानी अपने प्लान को अगले 18 महीनों के लिए बनाएं, उससे ज़्यादा का नहीं, और आपका प्लान क्लियर और फिक्स्ड होना चाहिए। छठा, आपने सीखा कि एक टीम को इफेक्टिव बनाने के लिए उसके लीडर और मेंबर्स को अपनी ताकत, वैल्यूज़ और परफॉर्म करने के तरीकों को शेयर करना चाहिए। ये अच्छे रिलेशंस बनाता है और हाई प्रोडक्टिविटी लाता है। सातवां, आपने मिड लाइफ क्राइसिस को ठीक करने के 3 तरीके सीखे। ये 3 तरीके हैं सेकंड करियर बनाना, पैरेलल करियर बनाना या सोशल काम करना। आप रिटायरमेंट के बाद भी काम करते जारी रख सकते हैं। अपनी ताकत और वैल्यूज़ को पहचानकर, परफॉर्म करने के बेस्ट तरीके को जानकर और ये समझकर कि आपकी असली जगह कहाँ है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मर बन सकते हैं। खुद को बेस्ट तरीके से मैनेज करने के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए और दुनिया पर पॉजिटिव असर डालने के लिए आपको देखना होगा कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अपने फैमिली, कलीग्स और सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशंस बनाइए। एवरेज या आम मत बनिए। अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में करें और हर दिन को भरपूर जिए।